सितंबर साल 1986। जगह लंदन का लेस्टर स्क्वायर, जहां टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई थी। इस बीच एक 32 साल का युवक भी वहां पहुंचता है। नाम था जॉर्ज, जिसकी निगाह जाकर एक लाल लिपस्टिक और ब्लॉन्ड हेयर वाली युवती पर अटक जाती है। लड़की की शक्ल काफी हद तक उस वक्त की ब्रिटिश टीवी स्टार फेरा फॉसेट जैसी थी। वो एकटक पेपर स्टैंड की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं खोई हुई हो, और इस खोई सी लड़की को देखकर जॉर्ज भी कहीं खो जाता है। उस लड़की का जादू जॉर्ज के सिर चढ़कर बोलने लगता है, लेकिन जब तक ये जादू उतरा तब तक उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। जिसे वो इश्क की कहानी समझ रहा था, असल में वो उसकी बर्बादी की कहानी थी। ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जॉर्ज के साथ? क्या वो सच में जॉर्ज ही था? और कौन थी वो लड़की? किस्सा बड़ा ही मजेदार है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें करीब 38 साल पीछे चलना होगा। देखिए, इश्क में जंग का होना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इश्क से जंग हो तो बात कुछ अलग लगती है। जी हाँ, जब इश्क से जंग की बात आती है तो फिर याद आता है कि इजराइल का वो किस्सा जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी थी। इजराइल वही देश जो पिछले दिनों फिलिस्तीन के साथ चल रही जंग के कारण चर्चे में था। हालांकि उसका सुर्खियों में होना कोई नई बात भी नहीं है। इतिहास के पन्नों में इजराइल की कई हैरत अंगेज कहानियां कैद हैं। आप पास्ट के जितने पन्ने पलटेंगे, इजराइल आपको अलग अलग अंदाज में नजर आ जाएगा। इस देश का एक ऐसा ही अंदाज 1986 में देखने को मिला था, जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये कहानी है इस छोटे से देश की खुफिया एजेंसी मोसाद के कारनामे की, जिसने अपने दुश्मन को मारने के लिए हथियार का नहीं बल्कि प्यार का सहारा लिया। इस जंग की शुरुआत तब होती है जब जॉर्ज लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर टहल रहा था और उसकी नजर एक मासूम सी शक्ल वाली लड़की पर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती में जॉर्ज डूबता चला गया। ये बिल्कुल लव इन फर्स्ट साइट वाला सीन था, जिसे देखकर गालिब का एक शेर याद आता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। खैर, जॉर्ज उससे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। दोनों बिना कुछ कहे ही ऑपोजिट डायरेक्शन चल दिए। जैसे जैसे वो लड़की से एक एक कदम दूर जा रहा था, उसे बीते हुए उन 8 सालों की यादें आ रही थी, जब उसने घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने के अलावा कुछ नहीं किया। लड़की तो छोड़िए साहब, उसकी जिंदगी में कोई दोस्त तक ना था। पिछले बरसों की उदासी जॉर्ज के अंदर हिम्मत बनकर जमा हो गई। वो पलटता है और लड़की से जाकर सीधा पूछता है, क्या हम बात कर सकते हैं? खूबसूरत सी लड़की शर्माते हुए हाँ कर देती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लड़की ने बताया कि उसका नाम सिंडी है और वो ब्यूटिशियन का काम करती है। उसका घर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में है। इन दिनों वो छुट्टियों में यूरोप घूमने निकली है। जॉर्ज उसे जवाब देने के बजाय फिर से पिछले दिनों में खो जाता है, जब द संडे टाइम्स के लोग उससे लगातार पूछताछ कर रहे थे। जॉन को डर था कि जो डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स उसने लीक किए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अखबार वाले इजरायली एम्बेसी को ना दे दें। उसकी हथेलियां बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी थी। तभी लड़की की नर्म हथेलियों का एहसास उसे चौंका देता है। पास्ट से प्रेजेंट में एंट्री करते हुए वो कहता है, जॉर्ज, मेरा नाम जॉर्ज है। ये सुनकर सिंडी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो जानती हो कि नैन नक्श से ज्यूस दिखने वाला ये शख्स झूठ बोल रहा है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती। थोड़ी देर बाद दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं और टेबल पर बैठकर कॉफी आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी जॉर्ज सस्पिशियस फेस बनाते हुए सिंडी से पूछता है, तुम मोसाद से हो? लड़की जवाब देती है, मोसाद नहीं, वो क्या होता है? एक दूसरे पर शक करने का सिलसिला चल ही पड़ा है तो सिंडी भी अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए पूछ लेती है, कम ऑन, अपना असली नाम बताओ। तुम जॉर्ज तो नहीं हो? अब इस पहली मुलाकात का असर जॉर्ज के सिर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए वो बिना एक पल सोचे अपना असली नाम बताता है, मोदे चाय वनीनू। फिर क्या था, राज पर राज खुलते चले गए। वनीनू ने बताया कि उसके पास इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो उन्हें संडे टाइम्स में पब्लिश करवाना चाहता है, लेकिन अखबार वाले मान नहीं रहे हैं। उसे डर है कि कहीं वो ये राज इजराइल के एम्बेसडर के सामने ना खोल दें। तभी सिंडी वनीनू को उसके साथ न्यूयॉर्क चलने का ऑफर देती है और कहती है कि उसकी काफी जान पहचान है, वो एक बढ़िया सा वकील करके उसे पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगी। लेकिन वनीनू इस ऑफर को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे वनीनू को ब्रिटेन से बाहर निकलने का पहला दांव खाली चला गया। खैर, सिंडी और वेनेनु लगातार एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। सिंडी की कोशिश वनेनु को ब्रिटेन से बाहर ले जाने की थी। अब कुछ दिनों बाद सिंडी ने वनेनु को रोम चलने को कहा। सिंडी ने बताया कि रोम में उसकी बहन का घर है, वहां वो दोनों आराम से रहेंगे।
शुरुआत में तो वनेनु नहीं माना, लेकिन एक दिन सिंडी ने अपने लिए रोम की फ्लाइट का टिकट कटाया और वनेनु को दिखाया। अब साहब अरसे बाद मिले प्यार को वनेनु जाने तो नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तमाम शंकाओं के बावजूद भी उसके साथ जाने के लिए मान गया और आखिरकार दोनों रोम पहुंच गए। एक इटालियन ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया। सिंडी ने बताया कि ये इटालियन उसका दोस्त है। बहन के फ्लैट पर एक महिला ने दोनों का वेलकम भी किया। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। जैसे ही वनेनु फ्लैट के अंदर पहुंचा, तभी दो लोगों ने उसे दबोच लिया और एक इंजेक्शन उसके कंधे में घोंप दिया। होश आया तो वनेनु एक जहाज में था जो इजराइल जा रहा था। वनेनु के ब्रिटेन से गायब होने के 3 हफ्ते बाद अखबारों में खबर छपी, वनेनु इजराइल में है और वहां उसे 15 दिन की कस्टडी में लिया गया है। एक सिंडी नाम की महिला उसे धोखे से अपने साथ लेकर गई थी, जो एक मोसाद एजेंट थी। अब देखिए, मेरी वाली ऐसी नहीं हो सकती। हर लड़के की तरह वनेनु भी यही सोचते थे। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उसकी दोस्त सिंडी मोसाद एजेंट थी। कई अखबारों ने सिंडी को लेकर कई तरह की स्टोरीज भी छापी, लेकिन वनेनु पर सिंडी ने इश्क की ऐसी छाप छोड़ी थी कि वो यकीन करने को राजी नहीं थे। लेकिन बाद में उसे यकीन हो गया कि सिंडी एक एजेंट थी और उसे फंसाया गया है। लेकिन जब तक उसे होश आया, सब बर्बाद हो चुका था। हालांकि वनेनु को शुरुआत में शक जरूर हुआ था, लेकिन सिंडी ने बड़ी ही चालाकी से अपने फील्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेस्टर स्क्वायर से लेकर कैफे तक हर जगह मोसाद के एजेंट्स तैनात थे, जो वनेनु की हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वनेनु ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे शातिर खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के निशाने पर आ गया। साल 1976 में इजराइल के नेवेग रेगिस्तान में लोकेटेड देमोना न्यूक्लियर रिएक्टर से, जहां टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और मोदेचाय वनेनु उसके लिए अप्लाई कर देता है। कुछ छोटी मोटी वेरिफिकेशन के बाद उसे जॉब मिल भी जाती है। वनेनु राका पार्टी का मेंबर रह चुका था, जो फिलिस्तीन और अरब देशों की सपोर्टर थी। इस दौरान वो इजराइल के विरोध में हुए कई प्रदर्शनों में शामिल भी हुआ। इसलिए ज्वाइनिंग के बाद इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट ने उसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होने की वार्निंग दी। कुछ दिनों बाद वनेनु की ड्यूटी लगी इंस्टीट्यूट 2 में। ये देमोना न्यूक्लियर प्लांट का सबसे सीक्रेट हिस्सा था। प्लांट के 2700 एम्प्लॉइज में से महज 150 को इस हिस्से में जाने की परमिशन दी गई थी। दरअसल इसी हिस्से में इजराइल का न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। वनेनु ने एक रोज अपने बैग में किताबों के बीच एक कैमरा रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने पहले से ही सोच रखा था कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैमरे के बारे में पूछा तो कह देगा कि वो बीच पर गया था और वहीं से डायरेक्ट प्लांट आ रहा है। बात सच लगे, इसके लिए उसने कैमरे से बीच के कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए हुए थे। लेकिन उस रोज किसी भी गार्ड ने वनेनु का बैग नहीं चेक किया, क्योंकि वो डेली प्लांट पर वही बैग लेकर जाता था। इसलिए गार्ड्स ने सीरियसली नहीं लिया कि इसमें किताबों के सिवा कुछ नहीं होगा। वनेनु ने 8 साल तक इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान के दस्तावेजों की कॉपी बनाई। 8 साल बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए नहीं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को उस पर शक हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्लांट के बजट में कटौती की जा रही थी। इजरायली सरकार ने उसे अच्छा खासा हर्जाना भी दिया ताकि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी जो है शुरू कर सके। लेकिन वनेनु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने इजराइल की सीक्रेट जगह की करीब 60 सीक्रेट तस्वीरें ली और देश छोड़ दिया। उसका इरादा वापस इजराइल लौटने का नहीं था। ग्रीस, रूस और थाईलैंड घूमने के बाद वनेनु नेपाल पहुंचा। वहां 17 अगस्त 1986 को उसने ईसाई धर्म को अपना लिया और अपना नाम रख लिया जॉन क्रॉसमैन। इसके बाद लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने सिडनी की एक चर्च में देमोना न्यूक्लियर प्लांट की कहानी शेयर की। उसने बताया कि कैसे दुनिया की नजरों से छिपाकर इजराइल न्यूक्लियर बम बना रहा है। उन लोगों के बीच एक कोलंबियन जर्नलिस्ट भी बैठा था, जिसने वनेनु के साथ मिलकर फोटोज डेवलप करवाई और दोनों स्टोरी बेचने निकल पड़े। लेकिन उन्हें स्टोरी का कोई खरीदार नहीं मिल पाया। कई दिनों तक खाक छानने के बाद लंदन के द संडे टाइम्स ने स्टोरी को पब्लिश करने में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। वो स्टोरी के वेरिफिकेशन पर काम कर ही रहे थे कि बात जो है लीक हो गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से निकलने वाले अखबार में खबर छप गई कि देमोना का एक टेक्नीशियन इजराइल के न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने जा रहा है। इस खबर के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री शिमोन परेज ने वनेनु को किसी भी कीमत पर ढूंढकर इजराइल वापस लाने का ऑर्डर जारी कर दिया। पीएम के इस एक ऑर्डर के बाद खुफिया एजेंसी मोसाद एकदम एक्टिव हो गई। मोसाद के एजेंट्स ऑस्ट्रेलिया होते हुए लंदन पहुंचे। इस दौरान वनेनु और संडे टाइम्स के एडिटर के बीच बात चल रही थी। मोसाद के एजेंट
एजेंट संडे टाइम्स के इर्द गिर्द फैल गए और वनीनू पर नजर रखनी शुरू की। उसकी पसंद नापसंद और कमजोरी का पता लगाया गया। तभी उन्हें पता चला कि वनीनू ने अखबार की एक एम्प्लॉय को दोस्ती का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इस इंफॉर्मेशन के बाद ही मोसाद ने प्लान किया हनी ट्रैप और इसका जिम्मा सौंपा गया एजेंट शेरिल बेंटॉप यानी लेस्टर स्क्वायर वाली सिंडी को। और सिंडी प्लान के अकॉर्डिंग वनीनू को इजराइल लाने में कामयाब भी रही, जहां वनीनू पर केस चला और 18 साल जेल की सजा हुई। इस बीच संडे टाइम्स ने वनीनू से मिली आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। उस वक्त तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लगता था कि इजराइल के पास बस 10 से 15 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वनीनू के जरिए लीक हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इजराइल के पास करीब 150 से 200 परमाणु हथियार थे। हालांकि इस रिपोर्ट को इजराइल ने एक सिरे से नकार दिया। वनीनू अपनी सजा पूरी कर चुका है और इस वक्त यरूशलेम के सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में रहता है। इजरायली सरकार की नजर में मोर्देचाई वनीनू एक गद्दार है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन सपोर्टर्स की नजर में वनीनू ने जो किया पीस के लिए किया। खैर जो भी हो, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इस कारनामे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वनीनू गद्दार है या शांति का सिंबल? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।